बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हरमीत की तरफ चलें। पहले देखिए हरमीत ने आज क्या पहना हुआ है। हमने तो तकरीबन हमारी टेंट और शर्ट मैचिंग है। हरमीत का मुझे हमेशा से होता है कि उसकी दस्तार किस रंग की होगी। हम भी एक हमारे लिए, चूंकि वो इस्लामाबाद से ज्वाइन करता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि इस्लामाबाद से ज्वाइन करता है। बिल्कुल। सो हम हरमीत का रुख कर लेते हैं ना, इसको भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप और शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? वालेकुम सलाम। अरे ग्रेट, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं भी आप लोगों के साथ, बल्कि आपके साथ तो मैचिंग ही करके आ गया भाई। अरे नहीं, मेरे साथ मैच यस यस ब्लैक मैच कर गया। बट एनीवेज थोड़ा सा मौसम बता दें, क्योंकि हम सब और हमारे देखने वाले बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है। लाहौर का समहाउ हम खुद बता देते हैं। सो बताइए, फिर आगे चलते हैं, रन डाउन शेयर करते हैं। मौसम तो आज मैं फिर यही कहूंगा कि मौसम औसम है। अरे बड़ा प्यारा मौसम है इस्लामाबाद का। और धूप लगी हुई है, सुबह से धूप और सूरज की किरणें। कुछ लोग उसका मजा ले रहे हैं, तो कुछ हमारी तरह स्टूडियो में बैठे, कुछ लोग अपने ऑफिस में काम करने पहुंचे हैं। बट बहरहाल इस्लामाबाद का मौसम एज यूजुअल बड़ा प्यारा है। लेकिन हाँ, ज्यादा बारिश अरसा हो गया, बारिश ना होने की वजह से कई शिकायतें भी जो है मुलाका शहरों से हमें ये भी मिल रही है, खासकर इस्लामाबाद में भी, कि नज़ला, जुकाम, खांसी, खुश्क खांसी जो है, गले की खराश, और ये चीजें थोड़ी ज्यादा इसलिए हो गई कि आपकी बात जो कल आपने की कि भैया सर्दी आ गई और बारिश नहीं हो रही और ना सर्दियां हो रही हैं, तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक हो गया। और वाकई अभी जो हम आजकल की बात करें तो लाहौर का मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, स्मॉग का तो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। यहाँ पर ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। जिस इंटेंसिटी से होनी चाहिए उस शिद्दत से अभी हमें नजर नहीं आ रही। बट यहाँ पर खुश्क सर्दी जिसको कहे वो बहुत ज्यादा है, गले खराब है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। बट आई होप कि एक दो बारिशें होंगी तो चीजें काफी ज्यादा सेटल डाउन हो जाएंगी। हरमीत, जरा हम रन डाउन शेयर कर लें टॉप स्टोरीज, अगर आप मुझे इजाजत दें सर तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। रन डाउन टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं जनाब। सो सबसे पहले हम आगाज करेंगे पब्लिक के न्यूज से, और उसके बाद क्या होगा जनाब, हमारा अगला जो सेगमेंट होगा वो खुदकुशी पर होगा। हमने देखा कि 2 रोज पहले कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक सुसाइड का वाकया पेश आया, जिसमें जो वजह बनी वो बेरोजगारी थी, गुर्बत बहुत ज्यादा थी। सो ये जो मसाइल हैं और इस तरह के जो वाकयात हैं उनमें रोज बरोज इजाफा क्यों हो रहा है, रऊफ साहब, हमने ये डिस्कस करना है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मस्जिद का हसीन तोहफा देने का ऐलान किया है। अच्छा, इसके हवाले से भी बताएंगे कि मसाजिद जो है 2 होंगी, वो कहाँ पर बनेंगी और उसके लिए क्या क्या लाइक इकदामात और किस तरह से फंड्स जो हैं वो मख्तस किए गए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर NA 133 तहकीकाती इदारों की मजीद मोहलत की इस्तदा, क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, जो रिपोर्ट तलब की गई थी मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों से वो अभी तक सबमिट नहीं हुई। सो खदशा ये भी है कि शायद इलेक्शन कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन हो जाए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जो मुल्जिम है जाहिर जाफर, उसको बचाने के लिए मुल्जिम को जहनी मरीज करार देने की जो दरख्वास्त है वो दायर की जा चुकी है, इस हवाले से भी अपडेट्स हासिल करेंगे। और FBR के प्रॉपर्टी पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन लागू, इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। डेली डोज के साथ सर आगाज कर लेते हैं। सो हमारे पास पहली स्टोरी ये है कि हमने माजी में तो देखा जनाब के लोग गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम बेचे जाते थे। इसके अलावा बहुत सी कौमें ऐसी थी जिन्होंने बहुत अरसा गुलामी की जिंदगी बसर की, फिर उनको फ्रीडम मिला। आज भी हम कुछ नेशंस को देखें तो कुछ नेशंस की बात करें, कुछ स्पेसिफिक लोगों की बात करें, सो वो तमाम जो लोग हैं वो गुलामी की जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। सो आज गुलामी के खात्मे का आलमी दिन जो है जनाब वो मनाया जा रहा है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 4 करोड़ अफराद किसी किस्म की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक हर 1000 में से 5 अफराद ऐसे हैं जो जदीद गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं।
अच्छा, बहुत से अभी हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो जदीद गुलामी की जो टर्म है इससे फेमिलियर नहीं होंगे, सो इसके हवाले से आपको बता दें जनाब कि इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें इंसानी स्मगलिंग आती है, जबरी मजदूरी आती है, कर्ज चुकाने के लिए जो मुख्तलिफ सर्विसेज खिदमत की जाती है वो तमाम चीज़ें आती हैं, फिर जबरी खिदमत के एवज जो शादी की जाती है या कारोबार के मामले में जो जिनसी इस्तेसाल होते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं ये जदीद गुलामी के जुमरे में आती हैं। और इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसमें अगर देखा जाए तो जदीद गुलामी जिन जिन ममालिक में सबसे ज्यादा है, सर भारत इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुलाम हैं भारत में। लेकिन खैर जैसे चीन में आ रहा है 33 लाख हैं, पाकिस्तान में 21 लाख और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, और उसमें खास तौर पे इंटीरियर सिंध में अगर हम देखें तो अभी भी वो जो हारी हैं उनको जिस तरीके से गुलाम बनाया जाता है। फिर हमारे यहाँ भट्टा मजदूरों को बहुत कोशिशें हुई हैं कि उनके बारे में कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी हो सके जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको निकाला जा सके गुलामी में से, लेकिन वो अभी तक उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो 21 लाख लोग, ये भी एक मतलब एक सर्वे है जो हमें बता रहा है, शायद एक्चुअल सूरत इससे भी ज़्यादा हो। और बांग्लादेश में 15 लाख हैं, उज़्बेकिस्तान में 12 लाख लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। मतलब ये अलार्मिंग सूरत-ए-हाल, अलार्मिंग सिचुएशन है। और सर मेरे ख्याल में ये गुलामी के खात्मे का जो दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, शायद उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह लें, सिंबॉलिक हैसियत कह लें, वो हो, बिकॉज इसको मेरे ख्याल में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कंट्रोल इसी तरीके से किया जा सकता है कि हम अपने सराउंडिंग्स में अगर कोई ऐसा इंसान देखें जो किसी ना किसी से हमारे नज़दीक गुलामी की ज़िंदगी में है या कुछ ना कोई ऐसा काम करे, जिस तरह से रऊफ साहब ने भट्टा मजदूरों का जिक्र किया या इस तरह से, सो हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प आउट कर सकते हैं, पर टोटल इसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। ये मतलब कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हमारी हर मुमकिन। और बात यह है कि अब ये भट्टा मजदूरों के बारे में जैसे ये रिपोर्ट्स अक्सर आती हैं कि बच्चे तक पैदा होने से पहले गुलाम बना लिए जाते हैं, कि वो जो मालिक हैं, ठेकेदार हैं, वो पहले से उन्होंने कर्ज दिए होते हैं, कर्ज की अदायगी नहीं होती, बिल्कुल, और वो कर्ज की अदायगी के बदले ये होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पे गुलामी करेंगे, आके वो मजदूरी करेंगे। तो इस तरीके का काम है। और फिर जैसे मैंने इंटीरियर सिंध की बात की है, वहाँ भील कबीले के लोग बहुत सारे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको गुलाम बना के रखा जाता है, और भी बड़े बड़े हारी हैं। तो कोशिश के बावजूद अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा। नहीं, बिल्कुल, या बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जिस तरह से मेरे नज़दीक इसमें होना ये चाहिए कि हम अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो रोल प्ले कर सकते हैं वो करें। हम अक्सर लोगों के घरों में देखते हैं, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ पर होता क्या है कि अक्सर जो मेड्स हैं उनको गुलाम बना के रखा जाता है, उनके जो पीछे गाँव में उनके पेरेंट्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उनको भारी भरकम कर्ज भी दिए गए होते हैं, एडवांस सैलरीज भी दी गई होती हैं। उसके साथ साथ होता यह है कि वो मेड आपके पास दिन रात काम कर रही है और इसके अलावा वो घर नहीं जा सकती, और पूरा साल वो जो फिर मुलाजमीन है वो आपके पास ही रहते हैं। सो वो उनकी वो जो चीज़ें हैं, उनके जो हुकूक हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। सो हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने में इस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों को हेल्प आउट करें जो इस चीज़ का शिकार है। बट एनीवेज आज उसका दिन मनाया जा रहा है और हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। रऊफ साहब, दी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो कराची है वो दुनिया के सस्ते शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। पिछले साल भी ऐसे ही था, इस साल भी ऑब्वियसली इसमें कोई लिविंग स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखकर कुछ डेटा एनालिसिस होंगे, बहुत से पैरामीटर्स होंगे जिनको ख्याल रखा गया होगा। कराची मैं भी रहा हूँ, कराची वाकई एक ऐसा शहर है कि जो आम आदमी, गरीब आदमी अगर रहना चाहे तो वो भी गुजारा कर लेता है। यानी आप अब भी 50 रुपए में भी खाना अपना खा सकते हैं। अच्छा। और आप चाहें तो 50,000 में भी खाएं। तो अब पता नहीं कौन सी डेटा किन लोगों के साथ जाके लिविंग के हवाले से ही होगा, बट अगर मेरा इंटरेस्ट हो तो मैं ये सोचूंगी अच्छा यहाँ शॉपिंग कितनी सस्ती है, शॉपिंग सस्ती है फिर ये सस्ता है, वरना कोई फर्क नहीं है ना, वो भी वहाँ पे सस्ती है। खास तौर पे अगर आप जैनब मार्केट वगैरह जाके वहाँ पे शॉपिंग करें तो वो जो फैक्ट्री आउटलेट्स की जो जगह हैं, और ख़ास तौर पे फिर वो रिजेक्टेड माल जो होता है जिसको कहना चाहिए, कोई ना कोई खामी रह जाती है, वो होता है 1 इंच में इतने स्टिच होने चाहिए, उस स्टिच से एक आध कम हो तो उसमें से उसको निकाल के लेदर कर दिया जाता है। वो कपड़े बहुत सस्ते हैं,
ठीक और है। हकीकत में मतलब यह है कि लोग ऐसे भरमार होती है वहाँ पे, अच्छे खासे लोग जा रहे होते हैं, तो वो कपड़े भी लाहौर की निस्बत तो कम से कम सस्ते अच्छा, ये आपने कराची का जिक्र किया, मैं यहाँ पर गवादर का जिक्र करना चाहूंगी। बल्कि मैंने एक ट्रिप भी प्लान किया हुआ था जो कि अब कुछ मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, बट मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाकर अपने मॉर्निंग शो के लिए भी कुछ ना कुछ करके लाऊंगी, बिकॉज मेरे जितने भी जानने वाले अभी तक वहाँ पर गए और जिन्होंने मुझे कायल किया कि मुझे वहाँ का विजिट करना चाहिए, वो तमाम लोग ये कहते हैं कि जितना सस्ता गवादर है और जितनी सस्ती वहां से चीजें मिलती हैं वो और कहीं से नहीं मिलती, बिकॉज बॉर्डर पास है ईरान का, वहां से कारपेट को कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जूसेस कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे वाले हैं, और यहाँ से वो आपको लाइक एक कैन की जो कॉस्ट है वो 100 110 और वहां से आपको 30 रुपए में वो पूरा कैन मिल जाता है, बिकॉज ये है कि बॉर्डर करीब है। सो अब मैं जाऊंगी, एक्सपीरियंस फिर आकर वापस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, इसमें जैसे गरीब तरीन या सस्ते तरीन शहरों की बात आ रही है, वहाँ पे महंगे तरीन शहरों का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में, और महंगे तरीन शहरों में जैसे सिंगापुर का, हांगकांग का जिक्र है कि वो बहुत महंगे हैं, ज़्यूरिख का जिक्र है। तो ये इसमें 3-4 शहर तो ऐसे हैं जो मैंने रहा हूँ, विजिट किए मैं, जैसे ज़्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड में मैंने जाके देखा हुआ है, मैं 2 महीने रहता रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड में, बाकी बहुत महंगा मुल्क है। यानी हकीकत में अगर आपको, मुझे भी चूँकि सैलरी वहाँ पे उनके स्विस करेंसी में मिल रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता था, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आपकी इनकम उसी में थी ना, उसी के हिसाब से हो रही थी। लेकिन यह है कि हांगकांग और सिंगापुर मैंने देखे हैं, वाकई बहुत महंगे हैं, बहुत ही महंगे हैं। और इसी तरह से टोक्यो का जिक्र आता है, जापान का, वो भी बहुत महंगा मुल्क है और शहर है, जापान भी महंगा मुल्क है। तो जहाँ सस्ते तरीन है वो महंगे तरीन भी है। अफ्रीका के बहुत से शहरों का जिक्र है कि वहाँ पे अलमाते का भी जिक्र है, कजाकिस्तान का, कि वो भी सस्ता है। तुर्की में जाके हमने देखा हुआ है, तुर्की भी कोई इतना सस्ता नहीं है, अब कह रहे हैं उनकी करेंसी गिरी है, तो उसकी वजह से वो आपको सस्ता लगने लगेगा। लेकिन ये दोनों हमने पेश किया आपके सामने, महंगे तरीन और सस्ते तरीन। हाँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और नेक्स्ट स्टोरी में जरा हम जिक्र कर लें भारत। और यहाँ पर एक इस किस्म का सर्वे हुआ जिसमें जो डाटा सामने आया उसमें ये बात सामने आई कि भारतीय खवातीन ने शोहरों के तशद्दुद के हक में वोट दिया है। अच्छा, जहाँ यस, अजीब सी सूरत हाल है। मैं भारत गया हूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन भारत, चलो इस डाटा के अकॉर्डिंग, ये उनका लोकल एक सर्वे था, उसके मुताबिक जो भारत की 3 बड़ी रियासतें हैं, यहाँ पर 80% खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि शौहर अपनी बीवियों पर हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और रियासतें भी हैं जो छोटी रियासतें हैं, वहाँ की 50% खवातीन ने कहा है कि भाई तशद्दुद खावंद की जानिब से बीवी पर किया जा सकता है। सो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी जब मैं पढ़ रही थी। अच्छा, इसमें इस सर्वे में खवातीन को मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई, जिसमें पहली ऑप्शन तो ये थी कि बीवी की वफा पर शक हो, ससुराल वालों की बेइज्जती हो, शौहर के साथ बहस करती हो, वगैरह वगैरह। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए थे जिस पे हाँ या ना में जवाब देना था, अपनी ओपिनियन शेयर करनी थी। इसके बाद ये जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ किया गया है। बट मेरे नज़दीक, मतलब मैं इस चीज़ से टोटली डिसअग्री करती हूँ ना, वे कि एक खातून को, वो कोई भी हो, एम्पावर्ड होना चाहिए, इक्वालिटी की बेस पर चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, किसी भी खातून का ये काम है, ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करे, मिसकंडक्ट ना करे, बच्चों की अच्छी देखभाल करे, खावंद का ख्याल रखे, और लाइकवाइज शौहर को भी तमाम चीज़ें चाहिए। उसके बावजूद मतलब मेरा ख्याल है कि मारने का हक नहीं है। हाँ, आप यही बात कर रही हूँ सर, अपना आप इक्वालिटी की बेस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, मर्द भी और खवातीन भी, मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। फिर ये हाथ उठाना तो बिल्कुल जस्टिफाइड है ही नहीं। आप अगर नहीं रह सकते साथ में तो आप अलग हो जाए, बिल्कुल उससे बेहतर है, बजाय इसके कि आप मारपीट कर रहे हो, तशद्दुद कर रहे हो। तशद्दुद को किसी सूरत में भी रवा नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल ठीक आप बात करें, जायज करार नहीं दिया जा सकता। तो पता नहीं कौन सी खवातीन है हिंदुस्तान में जिन्होंने ये इसके हक में दिया होगा। हिंदुस्तान के छोटे इलाकों में शायद कहीं सर्वे किया हो तो गुर्बत की मारी, अनपढ़, बगैर पढ़ी लिखी, अदरवाइज हिंदुस्तान में खवातीन जो हैं, जो शहरों की खवातीन है, मेट्रोस की खवातीन है, वो तो बहुत लिबरेटेड है, वो बहुत लिबरेटेड है। उनको मीडिया ने बहुत लिबरेट कर दिया, उनको तालीम ने बहुत लिबरेट कर दिया, और वो बड़ी अच्छी बात है। आगे चला।
ठीक, अगली स्टोरी जनाब हमारे पास इस हवाले से है कि हुकूमत ने आइंदा 6 माह के लिए गाड़ियों की दरामद पर आर्जी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस पाबंदी का इतलाक जो होगा वो जनवरी 2022 से जून 2022 तक होगा और इसके रीजंस जो बताए जा रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको बैलेंस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। अभी तो सिर्फ ऐलान किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ ये खदशा जो जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि जो ट्रेडर्स हैं ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान की बरामदात में भी ऑब्वियसली कमी होगी और उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आ सकता है। जी, लेकिन मेरा मतलब है कि जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उसका तो ठीक है, मतलब उसमें दो तरह की गाड़ियां, एक तो छोटी गाड़ी होती है जो कोई आदमी मंगवाता है अपने लिए और उसको बुनियाद के ऊपर सेकंड हैंड गाड़ियां होती हैं, एक गाड़ियां वो होती हैं जो बड़ी मतलब लग्जरी गाड़ियां जिनको कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है, मेरा अपनी राय ये है कि लग्जरी गाड़ी की तो बिल्कुल पाबंदी हो जानी चाहिए, इतनी याशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटी गाड़ियों को फिर हुकूमत को चाहिए कि ये जो पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां हैं उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये जब दिल चाहता है इनकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अभी हाल ही में लाख 2-2 लाख गाड़ियों की कीमत में जैसे ही डॉलर की प्राइस रेट बढ़ा है तो गाड़ियों की कीमत में फिर इजाफा हो गया। तो गाड़ियां जब आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगी तो फिर वो मजबूर होगा बाहर से सेकंड हैंड गाड़ी मंगवाने के लिए। तो दोनों तरफ से चलना चाहिए हमें। वो ठीक है कि मतलब आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो बहुत बढ़ गया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए इकदाम है, लेकिन साथ ही दूसरा काम भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। डेली रोज की लास्ट स्टोरी है हमारे पास। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज लाइज जो शिप है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। इस शिप की 14 मंजिलें हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर 1411 रूम्स भी हैं, 7 स्टार होटल है, शॉपिंग मॉल है, गेमिंग जोन है, 3 बड़े हॉल्स भी मौजूद हैं। और बेसिकली ये क्रूज शिप जो आया था, ये पाकिस्तानी कंपनी जो न्यू चॉइस एंटरप्राइज के नाम से है, इस जहाज को शिप ब्रेकिंग के लिए खरीदा गया था, बट इसको अब मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पहले स्टेप पर अब होगा क्या कि इसको होटल या क्रूज में कन्वर्ट किया जा रहा है। बेसिकली ये काम होने जा रहा है, बट जो मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी और देखी उसके मुताबिक मुझे लगा कि ये जो क्रूज है इसको किसी ना किसी एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, अवामी तफरीह के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब ये तो जिन्होंने ख़रीदा है वो बताएंगे किस मकसद के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से अंदाज़ा होता है कि कितने बताएं 1100 कमरे हैं, इसमें तकरीबन 1400 के करीब 1400 के करीब कमरे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि 1400 कमरे हैं तो ये कितना बड़ा होगा। और जो इंटीरियर हम इसका देख रहे हैं बहुत ही शानदार है। 2012 में इसको रीफर्बिश किया गया था और जो कंपनी है जो इसकी इटली की कंपनी है जिसका ये क्रूज था, जिन्होंने इसको इस मकसद के लिए तैयार किया था, उनका ख्याल ये है कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। लेकिन हमारे माहिरीन जिन्होंने इनको ख़रीदा उन्होंने जो इसका अंदाज़ा लगवाया वो उसके तहत ये है कि अभी ये 10 से 15 साल और इस्तेमाल हो सकता है। अब पता नहीं हमारे माहिरीन इस काबिल हैं जिन्होंने इसका अंदाज़ा लगाया, क्योंकि ज़ाहिर है जो इटली वाले एक्सपर्ट्स तो हैं फिर यहाँ नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि जिन्होंने बाहर भी तो अंदाज़ा लगा के उन्होंने कहना है इसको तोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बड़ा महंगा होगा, ये बड़ी महंगी तफरीह होगी। ज़ाहिर है इस इतने बड़े क्रूज़ को जिसमें इतने हॉल्स हैं, इतने कमरे हैं, इसको मेंटेन करना भी एक अच्छा। इसका जो कंपनी थी उसने लिया था कि इसको कराची के पोर्ट ग्रैंड पर इसको रखा जाएगा, बट ये है इतना ह्यूज कि ये वहाँ पर पूरा नहीं आ सकता। अब देखना ये कि कहाँ पर इसको रखा जाता है, बट मेरे नज़दीक जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और जितना ये स्पेशियस है, इसको बड़ा अच्छा रेवेन्यू के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है और आवाम इससे महजूज भी हो सकते हैं। यहाँ तफरी गाहें कायम कर दी जाएँ, अगले 10-14 साल तो कहीं नहीं गया, सो हम इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट एनीवेज जनाब, यहाँ पर डेली डोज को करते हैं। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बहुत अहम मौज़ूआत हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम सबकी नज़रों से ये वाक़या गुजरा होगा कि गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग आकर कराची के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, खुदकुशी के वाक़यात हम आए रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों की ये वाक़यात ज़ीनत भी बनते रहते हैं, बट इनके लिए किया क्या जाना चाहिए? द पॉइंट इज़ कि प्रिवेंशन फिर किस तरह से करनी चाहिए, बिकॉज ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली अपने पाकिस्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर
खुदकुशी की शरह जो है वो 8% तक पहुंच चुकी है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इस केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, जो खुदकुशी करने वाला शख्स है वो तो फिर इस दुनिया से चला जाता है, बट उसकी पीछे फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। इसमें हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफर है। सो मेरे ख्याल में एक इंडिविजुअल की हद तक रऊफ साहब अपना भी लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज इस्लाम के साथ, वो क्या कहते हैं, एक आपका बॉन्ड उस तरह से नहीं है। एक तो ये पॉइंट, फिर जो खुदकुशी करने वाले का वो जो जिम्मेदार है वो हमारा मुआशरा भी है, हुकूमत वक्त भी है, अपने फैमिली का माहौल भी है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इन तमाम चीज़ों के फिर जिम्मेदार होते हैं। रूमा, मैं उस बारे में ये कहूँ कि मुन्नू भाई ने एक कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा कि हर खुदकुशी बेसिकली एक कत्ल होता है। बिल्कुल, कत्ल इस सेंस में होता है कि मुआशरा, हुकूमत, आसपास के लोग तमाम उस शख्स को धकेल के एक ऐसे पॉइंट पे ले आते हैं जहां पे उसके पास और कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती, तो वो इससे मायूस होकर वो खुदकुशी करता है। और मैं ये देख रही थी, जो हम लोग डेटा आज भी देख रहे थे, और ये मेरे ख्याल में ये वाला तो जो ये फिगर्स जो हैं ये साल या 1.5 साल पहले भी ये सामने आए थे कि पूरी दुनिया में जो खुदकुशी है हर 40 सेकंड में एक आदमी लाजमी होता है सुसाइड का। 40 सेकंड में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? मतलब अमरीन से बात कर लें। अमरीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हमारी बड़ी जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं, नफ्सियाती मसाइल पर रोशनी डालती हैं, उनको ट्रीट भी करती हैं। अमरीन, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। भी आपको कहेंगे, ये बताइए सबसे पहले जो इस वक्त सबसे ज्यादा हम नफ्सियाती मसाइल देख रहे हैं, जहनी उलझने देख रहे हैं, ये किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है? अच्छा, एज ग्रुप के साथ साथ ये भी बताइएगा इनकी रीजंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टॉपिक ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव है, तो मैं चाहूँगी कि इसको मैं इस तरीके से हैंडल करूँ कि जिसमें अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी अवेयरनेस आए। जब हम इसको डील करते हैं सुसाइडल टेंडेंसी को या सुसाइडल अटेम्प्ट्स को, तो ये बेसिकली हम इसको बायो साइको सोशल मॉडल के अंदर ट्रीट करते हैं। बायो साइको सोशल मॉडल ईजी अल्फाज में कि समटाइम्स बायोलॉजिकल रीजंस होती हैं। बायोलॉजिकल रीजन से मुराद ये है कि समटाइम्स कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, बेड रिडन है, या कुछ वो भी हो सकता है। नंबर 2, आपने देखा होगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जिसमें डिलीवरी के बाद ख़वातीन के अंदर इस एक्सट्रीम बढ़ जाता है कि वो उनमें ये टेंडेंसी या कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं, वो अटेम्प्ट फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं होती। या हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो बायोकेमिकल उनकी जो कॉम्पोजिशन है, वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ईदर बिकॉज ऑफ ड्रग्स, 50 to 60% इज बिकॉज ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो नहीं, दैट इज दी मेन रीजन इन द यूथ, बिकॉज ऑफ दैट ड्रग्स की वजह से उनके जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आसान अल्फाज में केमिकल्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है कि वो भी एक रीज़न बनता है डिप्रेशन का। ये तो हो गया बायोलॉजिकल। फिर आपने बात की, ओके, पहले हम सोशल की बात कर लेते हैं कि सोशल रीजंस आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली अगर आप ये देखें कि 2 साल जो कोविड का ज़माना पूरा ग्लोबली एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक जो महंगाई आई, जो सारा कुछ जो फैक्टर्स थे वो मिलकर ये तो सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा चाहूँगी इस पर भी कि हमारे यहाँ ये चीज़ देखा गया है कि मैंने जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जो मेल्स के अंदर जो है वो डिप्रेशन, और मेल्स के अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं वो काफ़ी पाई जा रही हैं। एंड द वन ऑफ द रीज़न इज़ दे डोंट शेयर। शेयरिंग का कंपोनेंट फैमिली के साथ नहीं है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को अपने तक रखते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने लीग्स या अपने, मैं ये नहीं कह रही कि उसका डंडोरा पीटे, बट एक्सप्रेशन शुड बी देयर, द शेयरिंग शुड बी देयर। और थोड़ा सा अपने हमें जिंदगी के अंदर लाइफस्टाइल का जो हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, जो आपने सोशल फैक्टर्स में ये भी कहा, उसमें भी अभी हमें थोड़ा सा जरा कॉम्प्रोमाइज अप करने की जरूरत है। सोशल फैक्टर के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जी, डिजिटल इंफॉर्मेशन, which is like onto the social media and accessible to everyone easily। आप ये देखें कि हमारे टाइम के अंदर, रोमा आप देखती होंगी कि हम स्कूल कॉलेज यूनी से घर आते थे और हमें फिर नहीं पता कि क्या दुनिया में हो रहा है। अब the moment the students and the youth they are in touch all the time कि घरों में क्या हो रहा है, कहाँ आया जा रहा है, क्या पार्टीज हो रही हैं, क्या, so too much information से भी क्या हो गया है, level of frustration and stress is too high in the youth। ये थोड़े से 2-3 हम social factors की बात कर रहे हैं। अब जो मेजर आ जाता है that is the psychological factors। जब हम नफ्सियाती बात करते हैं तो देखिए ये एक वो टेंडेंसी है जो हमेशा से इंसान के अंदर रही है। हाँ, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह कुछ लोग
स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटीज होते हैं, दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ द एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रेस। उनमें फॉर एग्जांपल अगर एक 10 पॉइंट स्केल के ऊपर एक कोई प्रॉब्लम है और लेट्स से आप उसको 3 या 4 लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसको 4 या 5, 6 पे, मैं अगर स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटी हूँ या मेरे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं तो मैं उसको 9, 10 पे जाकर जो है वो उसी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करूंगी। होता क्या, हमारा ब्रेन उसी तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है और हम जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड किए रखते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर दैट इफ यू होल्ड इट फॉर फ्यू मिनट्स दैट्स फाइन, बट द सेम ग्लास ऑफ वाटर इफ यू होल्ड इट फॉर आवर्स एंड आवर्स, आपका पूरा जो है वो। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जहां पर आपने शेयरिंग की बात की, मेरे ख्याल में शेयरिंग मर्दों के लिए नहीं, खवातीन को भी शेयरिंग, बहुत कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये हर उस बंदे के साथ आपकी हो सकती है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपको कोई जिसके साथ आप कोई आपको जज ना करे, नंबर 1। अच्छा, इसके साथ जो आपने दूसरे मर्दों के हवाले से बात की और शेयरिंग की बात की, मेरे ख्याल में जो घर की खवातीन हैं उनको भी चाहिए कि मर्दों को एक अच्छा माहौल, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, पीस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करें। होता क्या है, जो स्पेशली मैरिड मर्द हजरात हैं उनके लिए एक तरफ बीवी को देखना भी होता है, फिर ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है ना, लेकिन अगर हम इसको ग्लोबली देखें तो हर जगह ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको एज अ कॉमन रीजन नहीं देखते। दिस इज मेजरली कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। अगर आप पूरी दुनिया में जो आपने अभी स्टेटिस्टिक्स बताए हैं तो देखा जाए तो यूथ वहाँ पे तो ऐसा कोई शादियों का कॉन्सेप्ट या इस तरह से नहीं है, बट स्टिल द यूथ इज एट हायर रिस्क। मेजर रीजन जो मुझे लगता है विच इज कॉमन अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली जो आप यूथ की बात करते हैं बिटवीन 25 to 45, इसमें यह है कि ये फैक्टर्स जो आपने स्टेटिस्टिक्स बताए हैं ये सिर्फ वो हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली। डिड यू एवर थिंक व्हाट अबाउट दोज जिन्होंने कितनी दफ़ा अटेम्प्ट्स की और वो सक्सेसफुल नहीं हुई? मेरे अपने पास क्लिनिक में कई दफ़ा बच्चे और बच्चियां आते हैं जो बताते हैं हमने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हमने अटेम्प्ट की लेकिन हम बच गए, जिसमें कि एक मेजर रीज़न ये भी है द ईजी एक्सेस टू दी स्लीपिंग पिल्स, ईजी एक्सेस टू ऑल दैट, जिसकी वजह से वो उसका ओवरडोज करते हैं। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ आपने कहा। नंबर 2, सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अलार्मिंग चीज़ है वो है सुसाइडल tendency and ideation. This is the suicidal ideation कि आप कर नहीं रहे लेकिन आपके दिमाग के अंदर वो सोच बार बार आ रही है। वो स्टेजेस को ट्रीट होना चाहिए यहाँ। आपको बिल्कुल ऐसी हालत में ले जाता है जब आप मतलब मैं चूंकि पढ़ाता रहूँ, बहुत से नौजवानों से मुलाकात रही है कि वो फिर किसी काम के काबिल नहीं रहते। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक बेअमली में बैठ जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, मायूसी इतनी ज्यादा होती है। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपने एक तो बात ये कही कि आपके ज़हन में जब चीजें हों, आप इस तरह से मायूस हों तो शेयर करें लोगों के साथ, नॉट लोगों के साथ, विद द राइट पर्सन, विद द राइट पर्सन जो आपको जज ना करे। मैं इसको इस तरह से करूंगी डिफाइन कि जो आपको जज ना करे और आप उससे हेजिटेट ना करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट काउंसलर्स प्रॉपर माहिर नफ्सियात होने चाहिए। दे शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बिकॉज आई माई सेल्फ हैव सीन के स्टूडेंट्स के बड़े छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। लेट्स से लैक ऑफ अटेंशन, लेट्स से लैक ऑफ लव, लेट्स से एस्केपिज्म ढूंढने के लिए वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए वो पीयर प्रेशर को वो नो नहीं कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने माशाल्लाह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूनिफॉर्म्स खत्म कर दी हैं, वो भी एक बड़ा अनहेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है स्टूडेंट्स के दरमियान के जी आज 4 जोड़े पहने हैं तो 2 जोड़े पहने हैं। फिर बैग्स का, फिर ये जो मोस्टली मैं देखती हूँ मोबाइल फोन्स का आता है, मेरे पास ये वाला है। तो दैट्स द अनहेल्दी competition, that's the major, ये जो peer pressure है ना, that's the major factor in the youth for the peer pressure को खत्म करने के लिए आपका ख्याल है कि स्टूडेंट काउंसलर होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, exactly. और प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नॉट द जो आम लोगों के ज़हन में ये भी मैंने देखा जी हमने स्टूडेंट काउंसलर रखे हुए, उनके मसले मसाइल क्या हल करते हैं जी, फीस का मसला, ये मसला। नो, आई एम सेइंग देयर हैज टू बी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कि काउंसलिंग भी करें और रेगुलर बेसिस के ऊपर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए डिलीवर करें ताकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और सबसे उनकी असर्टिव ट्रेनिंग हो। दे शुड बी एबल टू से नो टू ड्रग्स, दे शुड बी एबल टू से नो टू पीयर प्रेशर, दे शुड बी एबल टू से नो टू दिस अनहेल्दी कंपटीशन। उसके लिए जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बड़ा काम करना जरूरी है ना। आप जैसे कहें कि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो माहौल है उस माहौल में बड़ी मेजर तब्दीलियों की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है ना। मसला यह है कि अगर आपने हजारों की यूनिवर्सिटी में एक
काउंसलर रख दिया है तो वो काफी नहीं है। मतलब एक भी नहीं रखा हुआ रऊफ, मैं तो रही हूँ 12 साल। मजे की बात है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और मैं उन्हें कहती रही हूँ कि आप अपना कोटा रखें। केपीके ने कुछ थोड़ा सा स्टार्ट किया कि उन्होंने स्कूल्स के अंदर माहिर नफ्सियात रखे हैं और हमारे माहिर नफ्सियात इतने बेरोजगार हो गए हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है। आई हैव सीन लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर अनएम्प्लॉयड। अभी गुफ्तगू हो रही थी, मेरे ख्याल में हमें स्पेसिफिकली इस पर टारगेट करना चाहिए जो आपने भी बात कही, जो हमारे यंगस्टर्स हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने अपने इर्द गिर्द नोट किया है, बिकॉज अब मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, जो बच्चे कॉलेज से पढ़ कर निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकल रहे हैं, उसमें मैंने 2 रीजंस देखे हैं। एक तो उनकी एज 24 टू लेट 30s वाले जो एज ग्रुप है, इनमें बहुत ज़्यादा खुदकुशी का रुझान है। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो सेकंड नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने फर्स्ट नंबर पर नोट किया है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, शादियों का ना होना, रिश्तों का टूट जाना, अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिलना, सबसे मेजर रीजन इस वक्त मेंटल इलनेस ये है। और मेंटल इलनेस से सुसाइड होती है, बाकी तमाम चीजें बाद में हैं। हमारी जो यूथ है, मतलब रिलेशनशिप किसी से बना लिया, ब्रेकअप हो गया, ये इस वक्त सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। मेरे पास केसेस क्या आते हैं बच्चों में डिप्रेशन से, डिप्रेशन है, अच्छा क्या वजह, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा पहला ब्रेकअप हो गया, मेरा और वो समझते हैं कि इफ वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप दैट इज एन एबनॉर्मल एटीट्यूड। स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हमें कोई बुली कर रहा है कि तुम्हारा तो कोई, तुम यू आर नॉट इन एनी रिलेशनशिप स्टेटस। इसके अलावा एक बड़ी, आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट की, देखें वी हैव टू बी क्रिएटिव। मुझे ये बताएं, मेरे कई स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे हैं जो कहते हैं कि जी हमने MBS कर लिए हैं, हमने MS कर लिया, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हम क्यों नहीं जो है, आप देखें, आप लोग खुद बताइए, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस, आपको देख के आप सबने बहुत सीखे आपके टॉक शो से, मैंने तो एटलीस्ट बहुत सीखा है। हम बाहर के मुल्कों में होते हैं, उबर चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और जॉब्स करते हैं ना। इवन हम वहाँ पढ़ने के लिए भी जाएं तो हम और जॉब्स करते हैं। इवन मेरा अपना भाई, ही इज़ लाइक द असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनी, बट व्हेनेवर सैटरडे संडे टाइम मिलता है वो उबर भी चला लेते हैं। सो व्हाट, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा मनी। व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल, मैंने अपने 1-2 स्टूडेंट्स को कहा गाड़ी है घर में, जी है, जॉब नहीं मिल रही तब तक उबर चलाओ। ये जो लेबर और स्टिग्मेटाइजेशन है, हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं अच्छा हम जाके रेस्टोरेंट में काम करें, हम जाके ये और जॉब करें, हमें अब इनसे निकलना पड़ेगा। इफ वी हैव टू सर्वाइव वी हैव टू ब्रेक द टैबूज। ये मैं अपने बच्चों को, हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें, अमरीन को साथ ही रखेंगे। और इसके बाद बहुत अहम मौजूद सवालात भी बहुत ज्यादा बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। अमरीन हमारे साथ ही मौजूद रहेंगी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेंटल इलनेस और इस वक्त मुल्क में खुदकुशी की शरह 8% तक हो चुकी है। डॉक्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सी हमने रीजंस को डिस्कस किया, अब हमने सोल्यूशन की तरफ आना है। ब्रेक से पहले आप एक सोल्यूशन दे चुकी हैं कि यंगस्टर्स के लिए जो कुछ टैबूज हैं सेट हुए हैं उनको तोड़ना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इसके अलावा क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? मैंने देखा है कि लड़कियाँ आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस का शिकार हैं, जो कि अल्टीमेटली ओवरडोज ऑफ ये जो आप बता रही थी पिल्स ले लेती हैं, स्लीपिंग पिल्स, इसके और भी बड़े बेस हैं। सो अब हमने इसको कंट्रोल किस तरह? 2-3 चीज़ें मैं क्विकली बता दूं। सबसे पहले तो ये कि हमारी यूथ के अंदर जब आप बात करते हैं तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, कंसिडरिंग जो हमारे सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें अपने स्टूडेंट्स के, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग को भी प्रमोट करें, उसकी भी क्लासेस दें साथ साथ, क्योंकि आगे वो वक्त आ रहा है जहाँ पर आपके हाथ में कोई हुनर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या आपने सो कॉल्ड कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन हुनर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 जो आपने बात की, यस दी ड्रग्स का जो फैक्टर है, मैं इसको मेरे ख्याल 60% पे, मैं जो अपना जो मेरी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है उसको मैं देखती हूँ। होता क्या कि कंपटीशन, एग्जाम स्ट्रेस, ग्रेड्स कितने आने हैं, इट्स टू मच कंपटीशन नाउ। और पीयर प्रेशर, कंपनी मैटर्स अ लॉट। पीयर प्रेशर और कंपटीशन, हाँ, कंपटीशन जो ये अनहेल्दी है ना, ये इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस आउट करता है कि वो एस्केपिज्म ढूंढते हैं। अब ये याद रखें, वो एस्केपिज्म जब घर से उन्हें कहा
कहेंगे व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला था और NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक कुछ मुबैना और वीडियोस मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद इसके फॉरेंसिक का हुक्म दिया गया था और ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हिदायत सौंपी गई थी कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। इसके लिए रऊफ साहब हमने देखा भी था कि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे जिनमें पेमरा था, नाजरा था, उनको तहकीकात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अभी तक जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं हुई और मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने मज़ीद रिपोर्ट टेप की वो भी सबमिट नहीं हुई। मतलब वो पता नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये लोग किस पार्टी से हैं, कौन है, किस तरह से हैं। ये सारी मतलब जब वो रिपोर्ट मुकम्मल होगी तभी जाके वो सबमिट होगी और तभी जाके ये फैसला होगा कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी ज़ाहिर है बैठा हुआ इंतजार में और वो इंतजार कर रहा है और तहकीकाती इदारे कह रहे हैं कि जनाब थोड़ा सा डिले कर लिया जाए। 5 दिसंबर को इलेक्शन है। जी सर, इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। व्यूअर्स, कंवर साहब थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, सबसे पहले तो हमारा यही सवाल है कि तहकीकाती इदारे मजीद मोहलत मांग रहे हैं, मोहलत दी जाएगी तो फिर इसका मतलब तो ये है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो पाएंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब इसकी इंक्वायरी जारी रहेगी। अगर इंक्वायरी करने के बाद जो हकायक सामने आएंगे उसमें ये साबित हो जाए कि जनाब इसके पीछे जो है वो रिटर्न कैंडिडेट जो है वो मुलव्वस है। रिटर्न कैंडिडेट का मतलब है कामयाब उम्मीदवार जो होते हैं। अगर जो कामयाब उम्मीदवार जो है वो उसमें मुलव्वस है तो हम उसको नाहिल करार दे देंगे। लेकिन इलेक्शन जो है वो टाइम पे होगा, 5 दिसंबर को होगा। क्योंकि लंबी होती है इंक्वायरी करना, फैक्ट फाइंडिंग देखना, नादरा की रिपोर्ट आएगी, FIA की रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, डिप्टी कमिश्नर IG। ये बड़ा अहम केस है, ये बहुत अहम केस है ये कि जो वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला अरसा दराज से जारी है, तो अब ये पहली दफा सामने आया है वीडियो के जरिए। तो ये बड़ा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है कि हम इसके ऊपर बहुत सख्त कदम उठाएंगे, बेशक वो कामयाब हो जाए और कामयाब होने के बाद भी हम उसको नाहिल करार दे सकते हैं। तो ये सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये मामला बहुत संजीदगी इख्तियार किए जा रहा है। कंवर साहब, अगर फर्ज किया जो जीतने वाला इलेक्शन, आपने जैसे कहा कि चाहे जीता हुआ हो तब भी उसके खिलाफ एक्शन होगा, इस वक्त जो पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की उसके तहत तो लगता है कि वाकई वो एक्शन लेंगे। तो फिर वो दोबारा क्या होगा? मतलब अगर वो नाअहल होगा तो क्या दूसरे नंबर वाला उसको इलेक्टेड कर दिया जाएगा या नए सिरे से इलेक्शन की तरफ जाएंगे फिर से? आज से नो इलेक्शन होगा, क्योंकि जो उसके जो मध्य मुकाबले में अगर कोई 1000-1500 से जीत रहा है तो फिर आपकी बात दुरुस्त है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे गौर कर सकता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन जो एक्शन लेना है वो ये फैसले जो होते हैं नेक्स्ट को कामयाब करा दे, ये फैसले करता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। लेकिन यहाँ फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान डायरेक्ट करना है और वो है हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 9। उसमें होता है कि स्वयं एक्शन लेना, उसके मुताबिक वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन लेगा और उसके तहत उसको अपना जिस तरह 10 का इलेक्शन किया उन्होंने उसको कानून करार दे दिया, वो सेक्शन 9 के तहत किया था और उसी सेक्शन 9 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तोसी कर दी थी। तो इलेक्शन पाकिस्तान यहाँ सेक्शन 9 के तहत एक्शन लेते हुए आज खुद नोटिस रिपोर्ट की रोशनी में, तो फिर उसके बाद नाहिल करार दे देगा, फिर बेशक वो सुप्रीम कोर्ट जाए। नाहिल होने के बाद वो जो है मुतल्लिका अपील करने का उसको हक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, आपसे यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी ये सवाल जानना चाहूंगी कि देखें विनिंग कैंडिडेट अगर इसमें कल्परेट पाया गया, मुलव्वस हुआ, उसको नाअहल दे दिया गया, इसके बाद किस तरह से कार्रवाई होगी? जो नाअहल करार दिया गया कैंडिडेट होगा वो तो अदालत से रुजू कर लेगा, बट इलेक्शन कमीशन किस तरह से मजीद कार्रवाई करेगा? नंबर 2 के जिस तरह से मुख्तलिफ सियासी पार्टीज एक दूसरे पर इल्जामात आयद करिए, पीपल्स पार्टी को देखें, PMLN को देखें, कहा जा रहा है कि ये वीडियो आपकी पार्टी की है, PP वाले कह रहे हैं कि नहीं ये PMLN की है। अच्छा, ऐसी सूरत में विनिंग कैंडिडेट लाइक अगर 2-3 पार्टीज मुलव्वस हों, एक बंदा विनिंग कैंडिडेट तो नाअहल हो गया, बाकियों के खिलाफ किस तरह से फिर कार्रवाई होगी? हाँ, बाकियों के खिलाफ जो है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बाकी जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके लिए फौजदारी मुकदमा FIR दर्ज कर दिया जाएगा कि उसके बाद वो सेक्शन लगेगा 167-168 कि इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त की। जो हमारा इलेक्शन एक्ट जो है बड़ा वाज़ह है,
उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स वोटों की खरीदो फरोख्त करे, तरगीब दे, लालच दे, रिश्वत दे, तो उसके खिलाफ जो है वो फिर मुकदमा दर्ज होता है, फौजदारी का मुकदमा। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतल्लिका हल्के के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज को हुक्म जारी करेगा कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, फिर वो 3 साल की सजा है उसको। फिर ठीक है, मतलब ये फरमाइए कि ये तो हो गई बात मतलब इनकी। अब आज आपने देखा होगा कि अखबार भरे हुए हैं इस बात पे कि पंजाब में ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन EVM पे होंगे। ये EVM फिर मुतनाज़ बन रहा है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी माजूरी का इजहार किया है कि हम ये नहीं करवा सकते इतनी जल्दी। तो इस हवाले से ये फरमाइए कि हतमी बात तो फिर इलेक्शन कमीशन ही की होगी, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने करवाने हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि वज़ीर आला ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ये होगा कि फिर EVM पे करवाया जा। असूली तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी किया वो सियासी खेल खेला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पर इख्तियारात, उन्हें पता है कितने इख्तियारात हैं। तो जब ये एक्ट बन जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन का, कानूनी नहीं आईनी पोजीशन के सामने इसकी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस एक्ट को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईन ने इख्तियार दिया है आर्टिकल 222 में। इसमें कहा कि ऐसा एक्ट अगर कोई सूबाई असम्बली या वफाकी हुकूमत या वफाकी पार्लियामेंट पास करती है जो आपके जो है इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक नहीं, आइन के कवानीन के मुताबिक आर्टिकल 218 से मुताबिकत नहीं रखते, तो आप उसको नजरअंदाज कर दें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है पंजाब हुकूमत के इस एक्ट को नजरअंदाज कर देगा। ठीक है सर, आपसे जी ठीक सर, आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी इस हवाले से भी कि जिस तरह से आपने भी ये बयान देखा होगा, हुकूमत ने ये बात कही है कि आइंदा आम इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन EVM के जरिए नहीं करवाता तो फिर हम फंडिंग नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन को आइंदा आम इंतखाबात के लिए। इस मामले पर भी जरा रोशनी डालें कि इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रुक सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रियासत का इदारा है जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको कोई इदारा जो है, हुकूमत जो है, उनके फंड नहीं रोक सकती। लेकिन इस हवाले से एक बहुत अहम बयान शिबली फराज साहब का आ गया है। उन्होंने कहा कि काबीना में ऐसा कोई बात नहीं हुई, ये फवाद चौधरी की ज़हनी इख्तरा है, वो हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, हम कोई फंड रोकने के रवादार नहीं है, ना हमारे इख्तियारात है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जितने फंड मांगेगा हम उतने फंड दे देंगे, क्योंकि हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। और जो बात फौज चौधरी ने कही है तो शिबली फराज साहब ने ओपन कह दिया है कि ये उनकी ज़हनी इख्तरा है, ये कोई काबीना, इसको कोई बारे बात नहीं हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि EVM के जरिए ही होंगे इलेक्शन जो होंगे, तो फिर उसमें मतलब तकवीत मिलती है फवाद चौधरी वाले बयान को। शिबली ने, बेशक शिबली फराज साहब ने उसकी तरदीद की है, लेकिन इमरान खान साहब तो खुद बार बार ये कह रहे हैं, बारहा ये कह रहे हैं कि EVM के जरिए इलेक्शन होने चाहिए। उस हवाले से फरमाइए। अच्छा, इलेक्शन के इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेफ साइड पर उन्होंने अपना रोड मैप जो है वो चंद रोज पहले प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दिया है, और कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात की है कि ताकि हमें इसकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए। इसके बाद हमने तमाम जिलों में, अपने डिवीजनल हेडक्वार्टर में और सूबाई हेडक्वार्टर में हमने बाकायदा इसके लिए हॉल चाहिए, जगह चाहिए, स्टोरेज चाहिए, वो सारी बात उन्होंने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से बात की है। और जो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है थ्रू पार्लिमानी मिनिस्ट्री, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पार्लिमानी अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं, एडवाइजर की तो कोई हैसियत ही नहीं होती, वो दस्तखत भी नहीं कर सकता। तो वो जो खत उन्होंने लिखा है वो सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को लिखा है चंद रोज पहले, और उन्होंने कहा है कि जनाब हमें ये हमारे 8 उन्होंने स्टेप दिए हैं, ये पहले आप मुकम्मल करें। वो 8 स्टेप मुकम्मल करने में 3 साल लग जाएंगे। ठीक है।
अच्छा सर, आपसे यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी ये सवाल पूछना चाहूँगी। आप भी एक वसी तजर्बा रखते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जिस तरह से बार बार हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ EVM की बात कर रही है, इस पर अपोजिशन के तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, मुख्तलिफ एतराज़ात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कुछ जो इनके रहनुमा हैं या कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके मुताबिक EVM का नफाज हो सकता है बट मरहलावार हो सकता है, अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। आपको क्या लगता है जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बात पर अभी भी तक कायम है, बज़िद है, इससे तहरीक इंसाफ वालों के लिए क्या फायदा हो सकता है आइंदा आम इंतखाबात में EVM के जरिए अगर इंतखाबात होते हैं, और अपोजिशन को क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से एतराज़ात तो बहुत सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपना स्टेटमेंट दाखिल कराया है पार्लिमानी अफेयर में के साथ साथ क्यामा कमेटी कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने इलेक्शन कमीशन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उन्होंने कहा कि 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होने नामुमकिन है। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे आपने फरमाया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मिसाल इंडिया की भी दी, इंडिया 25 साल लगाए हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चंद शहरों में करके तजर्बा कर लेंगे। और अभी भी जो इलेक्शन होने वाले हैं, कोई बाई इलेक्शन वगैरह खाने वाले में हो रहा है, काजात भी हो रहा है, तो वहाँ भी पाकिस्तान को चाहिए कि अपना पायलट प्रोजेक्ट लगा के देख ले जगह जाकर। जहाँ तक ये जो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर जारी किया इस्लामाबाद का जो हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, तो यहाँ भी अपना ये इस्तेमाल नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी तरह जो पंजाब में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, यहाँ नहीं होगा। बाकी जो वफाकी हुकूमत की सतह पर जा रही हैं आप, तो जिस वक्त इलेक्शन होंगे तो उस वक्त ये गवर्नमेंट नहीं होगी, ये गवर्नमेंट अगस्त 2023 में खत्म हो जाएगी और फिर निगरान गवर्नमेंट आएगी। निगरान ने अपना सेटअप करना है, अपना लाहे अमल देना है, रोड मैप देना है, अपने नोटेड अपने गैर जानकारी साबित करनी है। तो ये सारी चीजें ख्वाब जो है अधूरे रह जाएंगे, ये बयान देते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बहुत स्टैंड ले रहा है। और ये मैं आपको बता दे, मेरी हमारी जहाँ तक इतलात है, खबरें आप तो हम नहीं कह सकते, खबर बहुत बड़ी बात होती है। जो जहाँ तक हमारी इतलात है, उस चंद हफ्तों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत बड़े अहम फैसले करने जा रहा है। ठीक है सर, नफा नुकसान का भी थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई पार्टी एतराज कर रही है तो उसको क्या नुकसान है, और जो पार्टी फेवर कर रही है उसको क्या नफा हो सकता है, थोड़ा सा इस सवाल में बता दें। हाँ, उसमें यह है कि ये जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ताल्लुक, ये बेहतरीन सिस्टम है, ये डिजिटल सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि अब ये पाकिस्तान में कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन नहीं होगा। खामोश रहते, खामोशी के साथ चलता रहता। इलेक्शन कमीशन तो उस पर काम कर रहा था, 2006 से काम हो रहा था, लेकिन उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि मैं हर सूरत में कर दूंगा, मैं एड बंद कर दूंगा, मैं फाइनेंस बंद कर दूंगा, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, इस तरह की बातें करके इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि लोगों में शिकूक पैदा हो गई। आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब की पार्टी को क्या फायदा पहुंचेगा जो इस कदर वो आइन से बावरा जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम इमरान खान पर ये जाएगा, जब हुकूमत में नहीं होंगे तो इन्हीं पे इल्जाम लगेगा इसने इस सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपके लिए। ये जो बात हो गई, बात बिल्कुल सही है कमर दिलशाद साहब की कि इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने बयान दे के, इसको रहने देते। मतलब इलेक्शन कमीशन की हद तक उनको मीटिंग्स उनके ज़रिए उनको कायल करते, जैसे कि कमर दिलशाद साहब भी कह रहे हैं कि बेहतरीन वोटिंग मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसमें कोई खामी नहीं है, खराबी नहीं है, लेकिन सिर्फ कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई। और प्लस काम तो जिस तरह से वो भी फरमा रहे हैं 2006 से हो रहा है, कंट्रोवर्शियल बना दी गई है। बट द पॉइंट इज कि आइंदा 2023 इलेक्शंस में इसको मरहलावार अगर कुछ शहरों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात हो जाते हो सर, इसमें भी कोई मजाइका नहीं, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से ये बात कही जा रही है। ठीक, एक तो बात ये सामने आ गई, और जो दूसरा हमारा पहला टॉपिक था उससे तो ये बात सर हमें क्लियर हो गई है ना कि अगर विनिंग कैंडिडेट जो वीडियोस में मुलविस पाया गया तमाम तर वोटों की खरीदो फरोख्त में, सो उसको फिर उस पर नाअहल करार दिया जाएगा, वो अदालत से रुजू कर सकता है, बट फिर कार्रवाई इस अंदाज में होगी। सो इलेक्शन ये बात हतमी है कि अपने मुकर्ररा वक्त पर ही हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, और वो ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कमर दिलशाद साहब ने कही, वो ये है कि इलेक्शन के करीब आके 3 महीने, इलेक्शन जो है वो एक गैर
जानिबदार हुकूमत ने करवाने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो गैर जानिबदार हुकूमत बननी है, ये उसकी सवाबदीद होगी कि वो किस तरह से वो करते हैं। तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए 2 मसाजिद का हसीन तोहफा दिया है। एक मस्जिद तामीर की गई है मुजफ्फराबाद में, दूसरी मानसेहरा में तामीर की गई है। जो मानसेहरा में तामीर की गई है वो हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर तामीर की गई है और इसका जो नाम है वो सऊदी अरब के बानी मरहूम शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के नाम से मंसूब किया गया। इस पर हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट है, आप कमेंट ऐड करना चाहेंगे या पहले? नहीं, मस्जिद के बारे में ज़ाहिर मैं जानना चाहता हूँ कितनी बड़ी है, कितने नमाजी इसके अंदर बैठ सकते हैं, आ सकते हैं पूरे, और बड़ा दिल चाह रहा है कि इसको देखें, इतनी खूबसूरत जिसकी तारीफ हो रही है मस्जिद की, उसको देखा जाए। लेकिन पहले चल के रिपोर्ट देखते हैं, पता तो चले ना मस्जिद है कैसी, कितनी बड़ी है। तो आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। यूनिवर्सिटी में तामीर की गई जामिया मस्जिद शाह अब्दुल अजीज में 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है। इन मसाजिद के फन्ने तामीर में खास तौर पर मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे और दिलकश डिजाइन को पेश नजर रखा गया है। इस मौके पर सऊदी सफीर सईद नवाफ अल मार्किर का कहना था कि ये सिलसिला सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज के दौर से जारी है। उनके बाद उनके बेटों ने भी पाकिस्तान और इसके अवाम की हर मुश्किल घड़ी में मदद की है। हज़ारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना था कि सऊदी अरब की जानिब से हज़ारा की अवाम बिलखसूस हज़ारा यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए ये बहुत कीमती और मोहब्बत से भरा तोहफा है। इससे तलबा के दीनी तालीमात से रोशनास होने का मौका फराहम होगा। सऊदी शाही खानदान की तरफ से फैसल मस्जिद के बाद मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के डिजाइन पर मबनी शाह अब्दुल अजीज खूबसूरत मस्जिद हज़ारा की अवाम के लिए अनमोल तोहफा है, जिससे सऊदी अवाम और हुकूमत से बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। वकील अहमद, पब्लिक न्यूज। बहुत ही खूबसूरत ये रिपोर्ट भी थी और मसाजिद भी दोनों बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी और देख के दिल, मैंने जैसे पहले कहा, दिल चाह रहा है वहाँ जाया जाए, वहाँ हम भी जाके नमाज अदा करें और फिर जानने की कोशिश करें कि इसमें और क्या कुछ है। मतलब क्या इसको एक सेंटर के तौर पे भी रखा जाएगा, इसमें कोई इस्लामिक स्कॉलरली काम भी हो रहे होंगे। लेकिन चलते हैं हमारे साथ। इसमें मेरे माइंड में एक ये सवाल है, फिर अपने गेस्ट की तरफ भी जाएंगे कि ये मसाजिद जो दोनों हैं मानसेहरा और मुजफ्फराबाद, लाइक जिस तरह से पहले फैसल मस्जिद तामीर की गई इस्लामाबाद में की गई, सो जो मेजर सिटीज हैं उनको छोड़कर यहाँ पर क्यों बनाई गई है? इसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन तो होगी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी डॉक्टर जमील अहमद साहब हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये मस्जिद तो ऑब्वियसली आपने तो अब देख ली होगी, ये बताइएगा कि इस वक्त इस मस्जिद में कितने नमाजी जो हैं वो बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने कह दिया कि इसमें नमाज का जो ना, आपने तो सिर्फ तस्वीरें देख ली और वीडियो देख लिया, हम तो हर रोज उसको देखते, बल्कि हर ही दिन जब मैं वॉक भी करता हूँ तो मस्जिद से हो के ये गुजरता हूँ, इसलिए कि बहुत खूबसूरत शानदार मस्जिद है। और इसमें टोटल मिला के जिस तरह का 10,000 तक गुंजाइश है, लेकिन इसमें बाहर जो सेम है ये सारे एरिया में 10,000, अंदर जो है मस्जिद के अंदर तकरीबन 4,000 तक लोगों की गुंजाइश है। तो काफी इतना खूबसूरत शायद किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में तो मैंने कभी भी नहीं देखे, इवन बाहर भी किसी यूनिवर्सिटी में इतना आला किस्म का मस्जिद मैंने नहीं देखा है। और इससे काफी अट्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट में भी, स्टाफ में भी, इसको देख के। मेरा ख्याल में जुमे में सारे जो ना हमारे इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी में 14,000 स्टूडेंट है टोटल मिला के, तो उसमें नाम जुमे के दिन 3-4 हज़ार होते तो बिल्कुल पैक होते मस्जिद। तो ये शायद वजह भी है कि इसके इतना खूबसूरती की वजह से लोग नमाज के तरफ भी आते हैं। और ये पहले जिस तरह कह भी दिया कि ये इज नॉट जस्ट मास, ये एक सेंटर के तौर पे इस्लामिक सेंटर है जिसमें अभी स्टडीज हम कुछ डिप्लोमा सफर करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये ना, इट विल बी नॉट जस्ट अ मास, इट विल बी अ सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडी इंशाल्लाह ताला। यही मैं जानना चाह रहा था कि ये सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडीज के तौर पे भी मतलब काम आएगी। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप मतलब यहाँ पे उनकी रिसर्च वगैरह करवा रहे होंगे? अच्छा, एक तो मैं आपको थोड़ा सा जो ना, ये जो रीजन है हज़ारा डिवीजन, ये काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है और इस्लामिक और इस्लाम के साथ बहुत मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि इस एरिया में इस मस्जिद को तामीर किया गया है। अब ये मस्जिद का कंसेप्ट ये भी है कि इसमें बाहर के लोग भी नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी के कॉर्नर पे बनाई है
और इसमें तकरीबन ये 80 कनाल जगह है टोटल जिसमें इस मस्जिद को बनाई है। इन्हें टोटल इसके साथ कार पार्किंग भी है, साइड पे जो ना उसके लिए बाहर से एंट्रेंस भी है। तो इसमें इस्लामिक स्टडी में माशाल्लाह हमारे पास जो इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी है वो काफ़ी इज़ अ ह्यूज डिपार्टमेंट। और इधर के सारे मदारिस के जो लोग हैं जब वो अपने इंटर के बाद वो दे कैन कम टू अस, और इसी में जो मुख्तलिफ एक कंपेरेटिव रिलीजियस स्टडीज भी है हमारे पास। तो इट विल बी नॉट जस्ट कि इस्लामिक वाला वो होगा, वो सारे मज़ाहिब पे एक रिसर्च और स्टडी होगी। और उसमें स्पेशली कुरान शरीफ के हवाले से हमारे पास एक कुरान सोसाइटी भी है स्टूडेंट का, जिसके आजकल वो बुक एग्जीबिशन भी करे। तो सारे इस्लामिक बुक सेलर जो है जितना पाकिस्तान में वो आजकल हमारे पास आए हैं, आज उसका 30वीं दिन है और उसी में काफ़ी स्टॉल्स लगे इस्लामिक बुक्स के बारे में। तो वो भी हमारे कुरान सोसाइटी है, वो भी इसी में काफ़ी एक्टिव है, इस मस्जिद को मेंटेन रखने में भी और पूरे इस्लामिक स्टडी के हवाले से, रिलीजियस स्टडी के हवाले से। और फिर हमने काफ़ी कोशिश की, जो मदारिस है उसके साथ हमने काफ़ी जो ना एक लिहाज़ान रखा है। जिस तरह लोग इंडस्ट्री के साथ लिहाज़ान रखते तो हमने अपने मदारिस के साथ की मानसरा हज़ारा डिवीज़न में काफ़ी मदारिस है और उसके तालिब इल्म हमारे पास आते भी है, टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी हम करते हैं उसके साथ। और मुझे बहुत मज़ा आता है, जब मैं तो खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन ये मदारिस के स्टूडेंट के साथ मेरे इंटरेक्शन होते हैं, वो इतना वेल बिहेव्ड, इतना डिसिप्लिन स्टूडेंट मैंने कभी नहीं देखे जितने मदारिस के स्टूडेंट होते। डॉक्टर साहब आपने ये भी जी डॉक्टर साहब जरा ये भी बताइएगा, ये क्योंकि हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर तामीर की गई है, सो आम पब्लिक यहाँ पर किसी स्पेशल डेज पर आ सकती है या आम रूटीन में भी बाहर के लोग आकर यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं? इस हवाले से भी बताइएगा। प्लस हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कुछ मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर है, सो इसकी जो सिक्योरिटी है उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? एक तो हमारे ये जुमे के दिन तो पब्लिक के लिए ओपन होती है। जुमे के दिन जुमे की नमाज में बाहर से लोग आते हैं, करीब वाले जो लोग हैं सारे आते हैं। सिक्योरिटी हमारे काफ़ी, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में जो ये पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान के सिचुएशन अभी तो अल्लाह के पास से बहुत अच्छे, इस वक्त कोई ऐसा हाई अलर्ट नहीं है, लेकिन हमने अपने सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखी है। और मेन गेट है उसी के करीब ही है ये, उसी से जो भी लोग पास होते हैं उसका काफ़ी चेकिंग करते हैं, हम उसका नाम लिखते हैं, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो उसका नाम लिख के उससे काफ़ी जो है ना पूछ गछ हो जाती है। मतलब इसलिए ईजी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में एंटर होना, लेकिन जुमे के दिन हमने उसको जरा लाइट रखा होते हैं, सिक्योरिटी हमने 4-5 पॉइंट्स बनाए होते जुमे के दिन, तो कई लोगों को तकलीफ नहीं होती जल्दी, मतलब उसको ये नहीं है कि डिले होती है उसके या बाहर रश नहीं बनाते। हम कोशिश यही करें कि जुमे के दिन सब लोगों को फैसिलिटेट करें। अच्छा ये फरमाइए, जनरली भी ओपन है मस्जिद में, अगर कोई आना चाहते तो दे कैन कम फॉर एनी अदर प्रेयर, लेकिन वो उसको अपने एक रजिस्टर में लिखना होगा कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ। और मस्जिद में हमने काफ़ी, मस्जिद के अंदर भी सिक्योरिटी, उसके गेट्स पे भी जो मेन हॉल है उसके एंट्रेंस पे भी सिक्योरिटी है। हाँ, एक तो मतलब जाहिर है जैसे आप ये फरमा रहे हैं मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है, ये फिर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाती है, लोग आके नमाज भी पढ़ेंगे, देखना भी चाहेंगे कि ये मस्जिद कैसी है, किस तरह की है, इसका तर्ज तामीर क्या है। उसके लिए भी कोई है कि लोगों को आने के लिए इजाज़त है, वो जब चाहें आके देखें? जी, ये बल्कि इसमें हमारे पास टूरिज्म का डिपार्टमेंट भी है। टूरिज्म स्टडीज में हमका शायद पाकिस्तान में 1-2 डिपार्टमेंट्स है जो पूरे पाकिस्तान में, और हज़ारा डिवीजन अगेन आपको पता है टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी पॉपुलर है। हमने इधर सिर्फ ये नहीं किया कि इस मस्जिद में, बल्कि हज़ारा के अंदर शायद मोर देन अ डजन साइड से, रिलीजियस साइड से, मुख्तलिफ रिलीजियस के हिंदू टेम्पल से, कुछ बहुत तारीखी टेम्पल से, सिख मजहब के है, इसी तरह जो ना हमारे इस्लामिक बहुत पुराने वो है। तकरीबन आपको शायद अभी एक न्यूज़ मिल चुके होंगे कि पिछले हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ एक्सक्यूवेशन किया था, तो 2,500 साल पहले कभी एक मुजस्समा मिल गया है मानसरा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो एक रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से इस मस्जिद को काफ़ी अहमियत हासिल है। लोग आते टूरिस्ट जो है इस रास्ते से, केकेच से स्पेशली, केकेच बिल्कुल केकेच के करीब ही है, केकेच से नज़र भी आती है मस्जिद।
तो KKH से जो है ना जो भी टूरिस्ट गुजरते हैं वो उसको पता, तो हमने भी इसके ऊपर जो है ना कुछ हमारी वेबसाइट पे पढ़े है, मस्जिद की डिटेल है, तो कोई आना चाहते तो उसको भी रजिस्टर्ड करना होते पहले, तो दे कैन कम एंड सी। हमारे इमाम साहब जो है ना उसको सब चीजें फिर वो बता दे, कुछ लेके भी है मस्जिद में, कुछ चीजों में डिटेल्स लेके भी है, तो लोग पढ़ भी सकते हैं उसको। ये फरमाइए कि ये इसी वजह से जैसे आपने बताया कि हज़ारा हमें मालूम है बुद्धिस्ट साइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कि आपने कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी जो है उसका भी सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसमें वैसे कितने लोग अट्रैक्टेड हैं, कितने बच्चे अट्रैक्टेड होते हैं जो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कंपैरेटिव रिलीजन्स के? ये तो ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं है बच्चों का जो ना, इसलिए इसमें आपको पता है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप रखा है कि 12 जुमात पढ़े हो उसको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। एकेडमिक फ्रीडम पे आपको पता है हमें ज्यादा बिलीव नहीं करते हमारे जो स्पेशली जो अथॉरिटीज होती है, तो उस वजह से रिस्ट्रिक्शंस है। इन्हें BS इस्लामिक स्टडी अगर किसी ने करना होगा तो उसने FA किया होगा पहले, अब वो अगर मदारिस से कोई आते या किसी और मजहब भी उसको पढ़ा है तो उसको इक्विवेलेंसी देना होता है, इक्विवेलेंसी उसको मिलती नहीं नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि काफी जो ना हमें जो ना तकरीबन 50 सीट्स जो ना है इस्लामिक स्टडी में, वो अक्सर उससे ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, तो काफी रुझान है इस साइड पे, मजहबी स्टडी के साइड पे, और स्पेशली जो मॉडर्न वेज है जिसमें हम ये रिलीजियस कंपैरेटिव स्टडीज है, रिलीजियस पे आजकल चूंकि 9/11 के बाद तो ऐसा रुझान ज्यादा बढ़ गया रिलीजियस स्टडीज के तरफ से, कुरान शरीफ को सीखना चाहते हैं लोग। मैंने बहुत यंग स्टूडेंट देखे, हमारे अपने स्टूडेंट जो कुरान सोसाइटी में, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और मैं उसको जब बैकग्राउंड देखता हूँ तो कोई इतना ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड उसका मजहबी नहीं होते, लेकिन वो इधर आके काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वजह से कि उसको प्लेटफॉर्म मिल जाती है, इस वजह से तो काफी है। मतलब वी कैन से कि ऐसा नहीं है जिस तरह साइंस वाला है, कंप्यूटर साइंस में लोग जाते तो वो ज्यादा होते, लेकिन इस सोशल साइंसेज में इस्लामिक स्टडीज और रिलीजियस स्टडीज में काफी लोग आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो मसाजिद का तोहफा दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशाइन बात, सब बहुत खुश, बट ये जो तोहफा है ये पाकिस्तान के किसी मेजर सिटी में भी लाइक ये मसाजिद जो थी वो तामीर करवाई जा सकती थी। जगह का इंतखाब, शहरों का इंतखाब किन बेसिस पर किया गया? मुजफ्फराबाद और मानसेहरा, और फिर मानसेहरा के अंदर हज़ारा यूनिवर्सिटी का इंतखाब, इसको भी जरा थोड़ा सा बताएं कि इन्हीं जगहों का इंतखाब क्यों किया गया? अच्छा, ये तो स्पेशली जो अर्थक्वेक था 2005 का अर्थक्वेक, उसी वजह से था ना। उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने काफी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, कई और ममालिक ने भी। टर्किश गवर्नमेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्डिंग्स बनाई है, एकेडमिक्स बिल्डिंग, तो ये उसी वजह से ही था मेनली। जब वो आ गए तो उसमें मसाजिद भी शहीद हो गए थे बहुत ज्यादा, बल्कि 2005 के अर्थक्वेक में तो हज़ारा यूनिवर्सिटी तकरीबन 90% सारे बिल्डिंग डैमेज हो गए थे, तो ये यूनिवर्सिटी रीबिल्ड हो गई है 2005 के बाद। ये टोटली स्टूडेंट सड़क पे क्लासेस लेते थे, रोड्स पे बैठे होते थे, सड़क के ऊपर, इतना सर्दी में 6-7 महीने यूनिवर्सिटी बंद थी। तो उसी वक्त अफकोर्स मस्जिद का भी एक होता, कई लोग आपको पता है कि मजहबी लिहाज से भी काफी है सऊदी अरब में, स्पेशली वो चाहते हैं कि मजहब का भी हो साथ साथ, ये नहीं है कि इतने मसाजिद शहीद हो गए थे इस इलाके में। ठीक है, उसमें ये सोचा था कि शायद डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, दोनों मसाले में बता रहे थे। हम शो में ब्रेक शामिल कर लें। आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? मैं स्माइल कर रहा हूँ कि बड़ा खूबसूरत मुझे लग रहा है सारा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो है। और शायद इसके अलावा भी पसे पर्दा कोई मुहर्रिक आता है, मैं आपसे जान लूं। नहीं, पसे पर्दा कुछ नहीं है, वो हमने ज़ाहिर जाफर की अगर कभी बात की तो फिर जानने की कोशिश करेंगे पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या है। फिलहाल मतलब हम ब्रेक शामिल करते हैं। ओके, ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, FBI ने प्रॉपर्टी पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन का नफाज कर दिया है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है मारूफ कारोबारी शख्सियत नासिर गोंदल साहब। नासिर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत किन किन कवानीन का नफाज किया गया है? देखिए ये एक FPR का जो नोटिस है रियल स्टेट के हवाले से, और ये उसी की कड़ी है जो FTF के जो कवानीन बने हैं पाकिस्तान के लिए, जिसमें
जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और उसमें अभी मैं समझता हूँ एफबीआर का ये बहुत जबरदस्त इकदाम है। जो रियल एस्टेट एडवाइजर हैं, जो मार्केटिंग कंपनी है, उनको हम लोग अगर प्रॉपर गवर्नमेंट के दायरा कार में के अंदर लेके आएंगे, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, तो मैं समझता हूँ जो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो लोग टेररिस्ट हैं और मुख्तलिफ शोबों में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें स्पेशली जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, उसमें बड़ा अच्छा जो है वो एक हमें मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कर लेती है तो हमें जो ग्रे लिस्ट में निकलने के लिए जो शराइत है उसमें बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। जी नासिर साहब, हकीकत यही है कि प्रॉपर्टी में इस वक्त चूँकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, लोग किसी और शोबे की तरफ नहीं जा रहे, लोग सारे का सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं और उससे ब्लैक से वाइट मनी होने का भी बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर आपने भी जैसे कहा कि ये एफबीआर ने पाबंदियाँ लगाई हैं, कितने % आपका मतलब ख्याल है कि इससे हौसला शिकनी होगी लोगों की इस कारोबार में आने से, और कितना चेक हो पाएगा ऐसे लोगों को जो वाइट करते हैं अपनी मनी और उस तरीके से नाजायज़ कारोबार में मुलविस हैं? देखिए, जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो है वो एमनेस्टी लेके आए हैं और उसमें बहुत सारी रकम जो है वो ऑलरेडी जो है वो व्हाइट मनी हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की है। और इसमें जो अभी एफबीआर का नोटिस है उस हवाले से हम लोग अगर बात करें तो इसमें बहुत सख्ती की जरूरत है। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको सख्ती करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख रियल एस्टेट जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 22,000 लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, बाकी लोग टैक्स के दायरा कार के अंदर नहीं है। तो इन सब को जो है वो मैं समझता हूँ कि सख्ती से जो है वो टैक्स के दायरा कार के अंदर लेके आना चाहिए और प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। क्योंकि अभी देखे 4,000 लोगों की लिस्ट आई है, FATF का जो इदारा है उन्होंने 4,000 जो टेररिस्ट लोग हैं पूरी दुनिया के उनकी एक लिस्ट दी है और वो 4,000 हम हर क्लाइंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम हर क्लाइंट को उस 4,000 लिस्ट में से ढूंढे। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर एक अथॉरिटीज कायम होनी चाहिए ताकि हम लोग उस ऐप में उनका नाम डालें तो वो पता चल जाए कि ये बंदा जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से ग्रे लिस्ट के कुछ मामला आपने भी जिक्र किया, इसका हमारे यहाँ प्रॉपर्टी पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान अभी देखें लास्ट जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में उन्होंने बहाल रखा है और इस वक्त जो है वो 18 मुमालिक हैं जिनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है और 2 मुमालिक हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में उन्होंने किया हुआ है। और मैं समझता हूँ खुदा न खासा अगर पाकिस्तान जो है वो इस पे पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करता ये जो आखिरी शराइत, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये पूरी ठीक है, कुछ मामला जिसकी बिना पर अभी हम नासिर साहब को नहीं सुन पा रहे। जी नासिर देखते हैं अगर वो हमारे साथ मौजूद है दोबारा। जी नासिर साहब। जी, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी बहाल होता है तो रियल एस्टेट के शोबे के साथ साथ पाकिस्तान के जो बाकी सनती शोबे हैं उन पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरे को माशी तौर पर बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा एक ही इस वक्त हमारे पास पॉइंट है कि हम रियल एस्टेट के शोबे को जो है वो प्रॉपर रेगुलाइज करें और इसमें जो रियल एस्टेट एडवाइजर है जो आपके हाउसिंग जी प्रॉपर एक कौमी धारे के अंदर लेकर टैक्स नेटवर्क के अंदर लेकर आए। अच्छा, ये फरमाइए, ये कल जो एफबीआर ने 40 शहरों में गैर मनकूला जायदाद जो है उसके रेट बढ़ा दिए हैं, इसके बारे में कुछ कहिएगा, मतलब ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो रियल एस्टेट के शोबे में जो प्लॉट्स की जो प्राइस बढ़ती है उसमें बहुत ज्यादा एक तो एलिमेंट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। और उसके अलावा अभी आपको पता है डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो उसी तनासब के हिसाब से बढ़ी है। जैसे आपको पता है गोल्ड जो है वो बहुत महंगा हो गया है, इसी तरह प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बहुत बढ़ी है। और मैं समझता हूँ जब तक गवर्नमेंट के खुद अपने जो डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये अपने जब तक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं लेके आएंगे तब तक जो इस्लामाबाद का या रावलपिंडी का करीबी एरिया है
उसके रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है नासिर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने भी ये बात किया, जिक्र किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी रियल स्टेट में, प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर जो डॉलर की कीमत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है ये तमाम मामलात और प्रॉपर्टी का एकदम ऊपर जाना ये ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है? बिकॉज वो डॉलर में पैसे आते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होती है, तमाम मामलात इस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके पास पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने, जब वो पैसा कमाते हैं वहां से और पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं, तो यहाँ पे पता है चूंकि वो खुद तो चूंकि वहाँ पे ओवरसीज के अंदर बैठे हुए हैं और उनके पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ही शोबा बचता है रियल स्टेट का, क्योंकि ये आसान इन्वेस्टमेंट है कि वहां से पैसा कमाओ और इधर पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो बना लो, कोई प्लाजा बना लो। तो वो चूंकि आसान एक प्रोसेस है और इस वक्त बहुत सारी अमाउंट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से आई है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी करूंगा कि अभी जैसे FBR की तरफ से एक नोटिस भी आया है और थोड़ा सा कवानीन बनाए गए हैं कि जो रियल स्टेट एडवाइजर हैं, जो मार्केटिंग कंपनी है, उनको टैक्स नेटवर्क के अंदर लेके आए। तो ये एक प्रॉपर रेगुलर होना चाहिए ताकि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो वहां पे बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं, उनको भी जो है वो सेफ साइड मिलनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनको नुकसान ना हो। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि 5 लाख रियल स्टेट एडवाइजर है और आपको जैसे मैंने बताया कि 22,000 लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, वो रजिस्टर्ड है, बाकी जो है वो गैर रजिस्टर्ड है। तो मैं समझता हूँ जितनी भी गैर रजिस्टर्ड कंपनी है उनको पाबंद किया जाए ताकि वो गवर्नमेंट के नेटवर्क के अंदर आए। और जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले और जिस उसका भी प्रॉपर चेक करें कि वो FBR के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो टैक्स दे रहा है, उसकी प्रॉपर एक फर्म है या नहीं है। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है और हकीकत यही है कि टैक्स नहीं देते लोग, तो इनको इनके साथ भी कोई प्रोग्राम होने चाहिए, इनकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी डीलर्स की, ताकि वो टैक्स की तरफ आमादा हो। उसके लिए कोई सिफारिशात हैं आपके पास? मेरा ख्याल में उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी बहुत दफा जो है वो गवर्नमेंट के FBR की तरफ से नोटिस जो है वो जारी होते हैं, नए नए कवानीन बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। और गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट अगर इम्प्लीमेंट करने पे आ जाए तो वो बड़ी आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर भी सकता है। और अगर FBR सख्ती करे इस मामले में तो मैं समझता हूँ कि वो आसानी के साथ जो है वो सबको जो है वो जो आपका टैक्स है उसके उस नेटवर्क के अंदर लेके आ सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट जो है मेरा ख्याल में कैटेगरीज अनाउंस करे, जो रियल स्टेट एडवाइजर जितना अच्छा टैक्स दे रहा है, जितने टाइम से वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, उस हिसाब से उसकी रेटिंग होनी चाहिए, ताकि जो क्लाइंट है उसको भी पता चले कि मैं जिस मार्केटिंग कंपनी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कितना जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रॉपर्टी की कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है, आपको नहीं लगता इससे मामलात काफी ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे और एक आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना या घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया? देखिए, प्राइसेस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त मेन शहरों के अंदर जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उसका एक ही हल है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनके ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस प्रॉपर करे ताकि नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बने। मिसाल देखें, इस वक्त अगर हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद की मिसाल लेते हैं तो अगर 1 साल के अंदर 20,000 लोगों को घर के लिए जरूरत है प्लॉट्स की, और अगर उन लोगों को 20,000 प्लॉट नहीं मिलते, 10,000 मिलते हैं, तो डेफिनेटली हर प्लॉट के लिए 2 खरीदार होंगे। और अगर 20,000 की जगह पे 30,000 प्लॉट्स जो है अवेलेबल हो तो आपकी प्राइसेस उस तरह ज्यादा ऊपर नहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बात वही हो रही है, तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक था और मुझे लगता है कि कहीं ये प्रॉपर्टी बूम, जिस तरह क्राइसिस हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा है इकोनॉमी का, कहीं ये प्रॉपर्टी का भी बूम ना हो और ये बबल ना हो, बबल जो है ये बबल फट ना जाए कहीं। बिल्कुल ठीक। फिर इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।